और इधर मेरठ में आरएसएस के कार्यक्रम में मंत्री के सामने रोई महिला। जी, मंत्री सूर्य प्रताप शाही के सामने महिला फूट फूट कर रो पड़ी। पुलिस ने मेरे पति की हत्या कर दी, ये महिला का कहना था मंत्री जी से। महिला ने प्रधान और भाजपा विधायक पर भी आरोप लगाए। हाथरस से मेरठ आरएसएस के कार्यक्रम में पहुंची थी महिला। दरअसल मेरठ में रविवार को मोहन भागवत के कार्यक्रम में एक महिला रोते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के पास पहुंची। महिला ने कहा कि मेरे पति आरएसएस कार्यकर्ता थे, पुलिस कस्टडी में उनकी हत्या कर दी गई और इसमें विधायक का हाथ भी है। कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या हुआ? तो मेरे पति के आरएसएस के कार्यकर्ता थे 25 साल से। अभी उनके पास हिंदू धर्म जागरण मंच का पद था। अभी कहाँ है? अभी मेरे पति की हत्या करवा दी गई थाने में। 16 मई को पकड़ के अरेस्ट किया मेरे पति को। पिछले साल? हाँ, मुझे 8 महीने हो गए बाबा। हत्या पुलिस ने की। और खाली शोर करोगी सुनो बाबा, मैं दिखने भी दोगे? हाँ, और मेरा नाम अंजना है, अंजना। हाँ, नंबर क्या है? मेरे गांव के तो हम चलते हैं। बाबा मेरा तो मेरे पति को प्रधान ने मिलके प्रधान का था दिगंबर सिंह प्रधान, पूर्व प्रधान। हाँ, उसने मेरे पति ने ऑब्जेक्शन उठाया कि तुम गरीबों को क्यों खाते हो। तो उन्होंने कहा हम ऐसे ही खाएंगे, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो आप लोग सकते हो, ये तो नहीं। तो मेरे पति ने कहा मैं एक आरएसएस का कार्यकर्ता निस्वार्थ सेवा करता हूँ देश के लिए, न कि मैं किसी के घूस की और उसका वो नहीं हूँ। तो मेरे पति ने उस पर कार्रवाई की। और ये खबर मनरेगा से जुड़ी हुई है। 9000 फर्जी मनरेगा मजदूरों को भुगतान करने के आरोप है। बिना काम 90,000 फर्जी मजदूरों के नाम भुगतान हुआ है और यह मामला सामने आया है। अपने स्वार्थ के लिए मनरेगा योजना की लिस्ट में अपने चहेतों के नाम डलवा दिए गए और उनके नाम पर भुगतान भी होता रहा। और ये जब मामला बढ़ा तो जांच के बाद 91,196 मनरेगा मजदूरों का जॉब कार्ड रद्द कर दिया गया है। आरोप यह भी है कि कई मजदूरों से काम कराने के बाद उनका भुगतान भी नहीं किया गया। बस्ती से बड़ी खबर, गलत तरीके से अपने चहेतों को भुगतान करने के आरोप लग रहे हैं। मनरेगा के पैसे से कई लोग मालामाल हो गए। फर्जी मजदूरों को असली भुगतान किया गया है और उसके बाद जब यह मामला सामने आया है तो फिर जांच के बाद 91,196 मनरेगा मजदूरों का जॉब कार्ड रद्द कर दिया गया है। बस्ती जनपद में मनरेगा योजना में इस कदर लूट मची है कि भ्रष्टाचारियों के आगे यह योजना भी पूरी तरीके से धरातल पर धराशायी हो गई। बस्ती जिलाधिकारी के मुताबिक एक सामान्य जांच में 90,000 फर्जी मनरेगा मजदूरों की जानकारी सामने आई, जिसके बाद सबसे पहले इन सभी मनरेगा मजदूरों के जॉब कार्ड निरस्त किए गए। अब सवाल यह उठता है कि जब ये सभी मनरेगा मजदूर काम ही नहीं कर रहे थे तो उन्हें भुगतान किस ग्राउंड पर किया जा रहा था। इससे साफ होता है कि ब्लॉक के अधिकारियों और ग्राम प्रधान की मिलीभगत से फर्जी मनरेगा मजदूरों को पैसे भेजे जाते रहे। मनरेगा के ही जिम्मेदारों ने मिलकर इस योजना का बंटाधार कर दिया। फिलहाल अभी तक मिले फर्जी मनरेगा मजदूरों की संख्या 90,000 है। संभव है कि ये आंकड़े अभी और भी बढ़ सकते हैं। जनपद में 6.25 लाख मनरेगा मजदूर हैं, जिनके जॉब कार्ड अब आधार से जोड़े जा रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव। 91,000 से ज्यादा जॉब कार्ड जो हैं उनको रद्द किया गया जब ये मामला सामने आया तो। और 91,196 बिल्कुल ठीक संख्या हम आपको बता रहे हैं। इनका जॉब कार्ड रद्द कर दिया गया जब ये मामला बढ़ा और जांच की गई। लेकिन सवाल ये है कि कैसे इनके नाम लिस्ट में डाले गए, कौन है वो लोग जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, कैसे चहेतों के नाम डलवा दिए गए और उनके नाम पर भुगतान होता रहा जबकि उन्होंने कोई काम नहीं किया। कितने दिन से रोजगार नहीं मिला? 8-9 साल हो गए सर। क्यों? प्रधान जी बोलते हैं कि मनरेगा काम नहीं चल रहा, वो जॉब कार्ड फर्जी बनवा लेते हैं सर, अपना काम करवा रहे हैं। तो इसकी शिकायत कहीं पे किए थे? एक बार किए थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ सर। मनरेगा काम मिला था नहीं? नहीं साहब, अभी तो नहीं मिला कभी। कितना दिन हो गया? लगभग हमको 2-3 साल हो गया उधर काम नहीं मिला। नहीं सर। कौन यहाँ के प्रधान है? यहाँ रमेश चौधरी बोलते सर। अच्छा हाँ। तो इसका शिकायत कहीं पे किए थे कि नहीं? गए थे ब्लॉक पे, कोई सुनवाई नहीं सर। मजदूरी करते हो नहीं? नहीं, वो तो कलेक्टर करता रहे लेकिन इनके उठवा में कहाँ मिल तो करे।
कितना दिन हो गया रोजगार नहीं पाओ? 5-6 साल से ऊपर हो गया, रोजगार नहीं मिला। नहीं मिलल। तब उनसे कही जाला कि हमें कुछ मिले, तो रमेश बाबू कहना काम नहीं है। एक शिकायत कहूँ करे हो रहे नहीं? और शिकायत कही जाला तो क्या सुनवाई नहीं रहा, कहना हमारे पास हमें काम नहीं है। धीरे मिला था, मजदूरी नहीं मिलता है। प्रधान जी से कहे थे लेकिन इसका कोई सुनाई नहीं हुआ। देखा आपने, शिकायत देखी आपने, काम ही नहीं मिला। जो असली मजदूर हैं उन्हें काम ही नहीं दिया गया, जबकि उन्होंने कई बार शिकायत की, उसके बाद भी उनकी शिकायत की कोई सुनवाई नहीं हुई। और ये बातें उनने ऑन कैमरा कही है, ऑन रिकॉर्ड कही। इसके उलट उन मजदूरों को भुगतान कर दिए गए जिन्होंने कोई काम नहीं किया। इस धांधली को आइए आपको समझाते हैं। मनरेगा में की गई है 1 साल में 100 दिन के काम की गारंटी है मनरेगा के तहत। बस्ती में 6,77,797 मनरेगा मजदूर हैं कुल। कई लोग जॉब कार्ड बनवाकर दूसरे शहर में काम करने चले गए। ग्राम प्रधान बाहर गए, मजदूरों के जॉब कार्ड पर फिर बाद में पैसे निकाले जाते हैं। ग्राम प्रधान फर्जी तरीके से रजिस्टर में काम होने का जिक्र करते हैं, फर्जी तरीके से। इस मामले की जांच में 1.5 लाख जॉब कार्ड फर्जी पाए गए हैं। बनकटी ब्लॉक की बात करें बस्ती के, तो वहां पर 13,000 मजदूरों के जॉब कार्ड रद्द कर दिए गए जांच के बाद। बीसी मनरेगा ने एबीपी गंगा से इस मामले की जांच की बात कही। मामले की जांच करके दोषी लोगों से पैसों की वसूली की जाएगी, ऐसा दावा भी किया गया है। जॉब कार्ड को अब आधार कार्ड से जोड़ा भी जा रहा है ताकि इस प्रकार की धांधली आगे न हो, लेकिन तो पहले होना चाहिए था। बहरहाल ये बस्ती की सारी कहानी है। हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि मनरेगा के तहत कैसे ये धांधली की गई, कैसे नकली मजदूरों को असली भुगतान कर दिया गया, और जो सच में काम चाहते थे, जिन्हें सच में काम करना था, वो भटकते रहे, उन्हें काम नहीं मिला और उनके वक्तव्य आपने देखे और सुने। इस धांधली को हमने आपको समझाने का प्रयास किया है और आपको बताएं कि अब जोड़ा जा रहा है जॉब कार्ड को आधार कार्ड से। इस मामले में एबीपी गंगा की टीम ने डीसी मनरेगा संजय शर्मा से बात की और इस धांधली को समझने की कोशिश की। इसी साहब, ये जो पूरा मामला सामने आया है, मनरेगा में फर्जी जॉब कार्ड बना दिए, कैसे ये पता चला और क्या कार्रवाई? नरेगा एक्ट में प्राविधान है कि समय समय पे जॉब कार्ड धारकों का वेरिफिकेशन किया जाए। वीडियोज को ये निर्देश दिया गया था कि जो ऐसे मजदूर जो पलायित है या जिनका देहांत हो चुका है या काम नहीं कर रहे हैं, जो जॉब कार्ड है और फर्जी तरीके से जॉब कार्ड बनवाए हैं, तो उनका सर्वे करने का प्राविधान है। तो सर्वे के पश्चात जो ऐसे मजदूर पाए गए हैं जो जिनका देहांत हो चुका है या पलायित है, नहीं आते हैं गांव पंचायत में, तो ऐसे सर्वे के बाद जो है गांव पंचायत के प्रस्ताव के बाद इसको जिले स्तर से नहीं, ये विकास खंड पीओ जो होते हैं, बीडीओ जो होते हैं, जो कार्यक्रम अधिकारी होते हैं, उनको ये अधिकार है कि समय समय पे इसका वेरिफिकेशन कराते रहें। तो जो एक में प्राविधान है वही जिले से उन पे लागू करवाया गया। ऐसा है, कोरोना एक विश्वव्यापी महामारी थी जिसमें बहुत सारे लोगों के धंधे अपने छोड़ के जो अपने गाँव में वापस आए थे, तो उस समय बनवाया गया था। अब चूंकि समान परिस्थिति है तो लोग फिर अपने जॉब में वापस चले गए हैं, तो उन्हीं में पलायित लोग हैं जो बाहर चले गए हैं, जो काम कर नहीं करते उनको निरस्त किया गया। देखिए, ये तो हम लोगों का एक अभियान था कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके ताकि आगे ऐसे फर्जी चीजें ना हो, ये अभियान के रूप में चलाया गया था। तो इसमें अगर कोई ऐसा है जो जानबूझ के ऐसे लोगों को रख रहा था, तो उसके विरुद्ध अगर कोई सूचना मिलती है। मनरेगा में फर्जी तरीके से भुगतान कैसे हो जाता है? ये सबसे बेसिक सवाल, सबसे आधारभूत प्रश्न के फर्जी तरीके से भुगतान कैसे हो जाता है? क्या काम और मजदूरों के बारे में कोई जांच नहीं होती? ये दूसरा सवाल हम उठा रहे हैं। तीसरा सवाल देखिए आप, पहला सवाल मनरेगा में फर्जी तरीके से भुगतान कैसे हो जाता है, और ये सबसे ज्यादा आधारभूत प्रश्न है। दूसरा ये कि क्या काम और मजदूरों के बारे में कोई जांच नहीं होती? तीसरा सवाल, क्या काम के दौरान मौके का मुआयना नहीं होता? क्या वेरीफाई नहीं किया जाता कि काम हो रहा है मौके पर के नहीं? चौथा सवाल, मृत लोगों के नाम पर भी भुगतान कैसे हो गया? ये कैसे संभव है? पांचवा सवाल, अवैध तरीके से खर्च सरकारी धन की वसूली कब होगी? ये एबीपी गंगा के सवाल है। बस्ती में मनरेगा में मजदूरी में जो धांधली सामने आई है, उसके बाद फर्जी तरीके से भुगतान कैसे हो जाता है? पहला सवाल। दूसरा ये कि क्या काम और मजदूरों के बारे में कोई जांच नहीं होती? तीसरा सवाल, क्या काम के दौरान, जब काम चल रहा है,
मौके का मुआयना नहीं होता, वेरीफाई नहीं किया जाता कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मृत लोगों के नाम पर भी भुगतान कैसे हो गया, ये बहुत बड़ा सवाल। और अवैध तरीके से जो धन खर्च हुआ है उसकी वसूली कब होगी। आइए अब आपको सीधे बस्ती लिए चलते, वहां से हमारे संवाददाता सतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है इस सारे प्रकरण में? देखिए, पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी की तरफ से एक जांच बैठाई गई थी। जांच में ये पता लगा है कि 90,000 लगभग ऐसे मनरेगा मजदूर थे जो पिछले 3 सालों से कोई काम ही नहीं कर रहे थे और उनके नाम पे भुगतान भी हो रहा था। तो जिलाधिकारी ने इस पर तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया। उसके बाद डीसी मनरेगा, डिप्टी कमिश्नर जो मनरेगा है संजय शर्मा, उन्होंने इन 90,000 लगभग जो जॉब कार्ड हैं उनको उसको सस्पेंड कर दिया है और अभी इसमें भी और भी जांच होनी बाकी है और 90,000 का जो आंकड़ा है वो और भी बढ़ सकता है। फिलहाल अभी एक ब्लॉक में जो बनकटी का ब्लॉक है वहाँ सबसे अधिक फर्जी जॉब कार्ड मिले हैं, जो 13,000 के करीब। तो ये पूरी तरीके से बस्ती जनपद में जो मनरेगा का जो यहाँ पर योजना है वो उस पर उनके ही अधिकारी, ग्राम प्रधान मिलकर पलीता लगा रहे हैं। बड़े पैमाने पे इसमें धांधली की जा रही है, फर्जी जॉब कार्ड बनाए जा रहे हैं, मौके पे धरातल पे काम नहीं हो रहे हैं, उसके बाद उस पर भुगतान भी हो जा रहा है। फिलहाल जिलाधिकारी पूरे मामले को लेकर गंभीर हैं और उन्होंने इस पूरे प्रकरण की अभियान बनाकर जांच करने का निर्देश दिया है। और कब तक ये जांच चलेगी सतीश, कब तक ये जांच चलेगी और कितने मामले अनुमानित हैं जो इस तरह से सामने आ सकते हैं? क्योंकि 90,000 तो बहुत बड़ी संख्या होती है, तो और कितने मामले आ सकते हैं? एक सवाल तो ये है, कब तक ये जांच चलेगी, कौन कौन से लोग जांच में इन्वॉल्व हैं और कौन कौन से अधिकारी इस फर्जीवाड़े में इन्वॉल्व हो सकते हैं? देखिए, ये जांच अभी शुरुआत हुई है इसकी और शुरुआत में लगभग 1 हफ्ते की जांच में 90,000 के करीब फर्जी जॉब कार्ड मिले हैं और अभी जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है लगभग 1.5 लाख के करीब फर्जी जॉब कार्ड है और 90,000 का जो आंकड़ा है वो अभी और भी आगे बढ़ेगा। और इसमें अगर बात की जाए कि कौन कौन अधिकारी शामिल हैं तो इसमें सेक्रेटरी शामिल है जिनके हस्ताक्षर से ये जॉब कार्ड बनते हैं। इसमें प्रधान शामिल है जो ये प्रस्ताव देते हैं कि उनके गाँव का ये मजदूर है जिसका जॉब कार्ड बनाया जाए। तो ये सारे अधिकारी मिलके जॉब कार्ड बनाते हैं। उसके बाद जब मौके पे काम नहीं होता है और उस पर भुगतान हो जाता है तो इसमें भी ब्लॉक के अधिकारी ही जिम्मेदार हैं। तो अभी जो डिप्टी स्वाभाविक सी बात है, जो अधिकारी जिनके पास जिम्मेदारी है कि वो काम को देखें, उसे समझें और वहां पर जाके वेरीफाई करें, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। धन्यवाद आपका सतीश। खबर झांसी से है, वहां पर पैसों के विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट की खबर है। कुछ लोगों ने युवक को जमकर पीटा है। यह मामला है झांसी के इलाइट चौराहे का। पैसों का विवाद था, 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई और कुछ लोगों ने इस मामले में युवक को जमकर पीट दिया। इलाइट चौराहा, झांसी, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। पैसों के मामूली विवाद में बीच सड़क पर युवक को धुन डाला कुछ लोगों ने, जमकर पीटा। इसी बीच में एक बड़ी खबर उत्तरकाशी से मिल रही है। वहां पर चिन्याली सौड़ में जमीन धंसने की खबर आ रही है, भूधसाव की खबर है। एनएच, स्कूल, आवासीय भवन और दफ्तरों में दरारें आ गई हैं। जी, उत्तरकाशी की बात कर रहे हैं। टिहरी बांध की झील के कारण दरार आने की खबर आ रही है। बांध की झील के चलते पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है। गंगोत्री हाईवे पर पीपल मंडी, चिन्याली सौड़, नागनी सौड़ और बडेथी तक करीब 5 किलोमीटर के क्षेत्र में जमीन धंस गई है। चिन्याली सौड़ के हवाई पट्टी, ऊर्जा निगम, वन विभाग, अस्पताल, प्राइवेट और सरकारी स्कूल भवन, कृषि विज्ञान केंद्र, ऊर्जा निगम कार्यालय समेत कई भवन खतरे की जद में हैं। एक और भूधसाव की खबर, जमीन धंसने की खबर। हमारे संवाददाता विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तरकाशी से। विनोद, ये सब कब से शुरू हुआ है और फिलहाल इससे निपटने के लिए क्या हो रहा है वहां पर? बिल्कुल, देखिए राजेंद्र, सबसे पहले तो ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जोशीमठ के हालात जिस तरीके के हैं उसी तरीके के हालात बिल्कुल उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में बनते जा रहे हैं। हालांकि जो जमीनों का धंसना की जो स्थिति है वो पूर्व से ही है, लेकिन इस बार जो अभी हाल फिलहाल में कई बड़े ऐसे जो सरकारी भवन है, ऊर्जा निगम है, स्टेट बैंक है, तमाम अन्य प्रकार के जो भवन है वो खतरे की जद में आ गए हैं। करीब चिन्याली सौड़ के आसपास का
5 किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र है जहां पर जमीन धंसने में जल्दी जमीन धंसी है। तो एक बड़ा दूसरी स्थिति जोशीमठ की तरह ही उत्तरकाशी के चिरियाली सोड़, नागनी सोन और पीपल मंडी की तरफ बन रही है। और 5 किलोमीटर का इस तरीके का ये क्षेत्र है जहाँ पर जो अलग अलग भवन है, चाहे सरकारी भवन हो, अस्पताल हो, प्राइवेट और सरकारी स्कूल हो, वो पूरी तरीके से खतरे की जद में आ गए हैं। और जिस तरह से जोशीमठ के हालात हैं, क्योंकि जोशीमठ में अभी भी दरार बढ़ने का सिलसिला जारी है, सामान्य स्थिति नहीं है, लेकिन दूसरी स्थिति उत्तरकाशी के चिनियाली सोन, पीपल मंडी और नागनी सोर में देखने को मिल रही है। और बिल्कुल ये कहना बिल्कुल जल्दबाजी भी नहीं होगा कि दूसरी स्थिति जैसे जोशीमठ में रही है उसी प्रकार की स्थिति है उत्तरकाशी में भी हो सकती है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और ये कहना भी इसमें गुरेज नहीं होगा कि पहले से ही इस क्षेत्र में जमीन धंसने का सिलसिला जारी था, लेकिन कुछ ही समय में करीब 5 किलोमीटर का दायरा ऐसा है जहाँ पर तेजी से जमीन धंसी है। वो सरकार के लिए, जिला प्रशासन के लिए एक चिंता का विषय। ठीक है, आप कह रहे हैं कि 5 किलोमीटर के दायरे में पिछले कुछ समय में बहुत तेजी से जमीन धंसी है और ये बहुत चिंता की बात। विनोद, बहुत धन्यवाद आपका इन जानकारियों के लिए। एक बड़ी खबर अब कानपुर से मिल रही है। सपा विधायक इरफान सोलंकी की पेशी की खबर है। जाजमऊ इलाके में आगजनी मामले में यह पेशी हो रही है। महाराजगंज जेल से कानपुर कोर्ट लेकर पेशी हो रही है और पीड़ित नजीर फातिमा की कोर्ट में गवाही भी होनी है। पेशी के लिए पहुंचे इरफान सोलंकी ने कहा है कि आदमी नहीं जानवर हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी की पेशी महाराजगंज से कानपुर लाया गया है। जाजमऊ में जो आगजनी कांड हुआ था जिसमें वो आरोपी हैं, उनके भाई भी आरोपी हैं। रिजवान सोलंकी, उसी मामले में उनकी पेशी हो रही है। अब देखिए कैसे लाया गया उन्हें। विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किल कैसे बढ़ सकती है, आइए आपको दिखाते हैं। इरफान सोलंकी पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। दर्ज धाराओं के तहत आरोप तय होना अपने आप में उनकी मुश्किल बढ़ाएगा। दर्ज धाराओं के तहत 3 से 10 साल तक की सजा हो सकती है और अगर इरफान को 3 साल की सजा हुई तो उनकी विदायगी जा सकती है। आप ये बात जानते हैं। इरफान सोलंकी पर धमकी, आगजनी और कब्जे जैसे 8 मामले दर्ज हैं। अभी फिलहाल महाराजगंज की जेल में बंद हैं सपा विधायक इरफान सोलंकी और कानपुर के सीसामऊ से सपा विधायक है इरफान सोलंकी। उनको पेशी के लिए लाया गया है कोर्ट में और गवाही होनी है इस मामले में। जिसने आरोप लगाया है, जिस महिला ने, उसकी ही गवाही होनी है कोर्ट में। तो आज का दिन इस सारे प्रकरण में बहुत महत्वपूर्ण, प्रकरण के लिहाज से भी और इरफान सोलंकी के लिहाज से भी। 3 से 10 साल तक की सजा हो सकती है जो धाराएं उन पर लगाई गई हैं और अगर कोर्ट में साबित होती है। हमने आपको बताया कि कैसे मुश्किलें बढ़ सकती है। हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को आज कानपुर कोर्ट में पेशी के लिए लाया जा रहा है। गाड़ियां आ गई हैं और आपको तस्वीर दिखाते हैं। भारी बंदोबस्त किया गया है। इरफान सोलंकी के जो मिलने वाले हैं वो यहां पर हैं और भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच इरफान सोलंकी को यहां पर लाया जा रहा है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज पेशी है। आगजनी वाले मामले में आज गवाही होनी है पीड़िता नजीर फातिमा की। सबसे पहला मुकदमा 7 तारीख को लगाया गया था और इरफान सोलंकी को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। देखिए, भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच इरफान सोलंकी की गाड़ी यहां पर पहुंच चुकी है और इरफान सोलंकी के साथ साथ भारी सुरक्षा बंदोबस्त रखा जा रहा है। पिछली बार इरफान सोलंकी काफ़ी भड़क चुके थे और इस बार पुलिस एहतियात बरत रही है। पूरे एहतियात के साथ उनको कोर्ट में ले जाया जाएगा, लेकिन आज कोर्ट में बहिष्कार किया गया है वकीलों के द्वारा। ऐसे में देखिए, इरफान सोलंकी पुलिसकर्मियों से जो लगे हैं उनसे बात करते हुए और अब गेट उन्होंने बंद कर लिया है। फिलहाल क्यों गेट बंद किया गया है ये तो नहीं पता, लेकिन इरफान सोलंकी अपनी गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए हैं। कुछ चर्चा हो रही है, पुलिसकर्मी गेट खोल रहे हैं, लेकिन इरफान सोलंकी अंदर जाने की बात नहीं कह रहे हैं। हम सुनने की कोशिश करते हैं कि इरफान सोलंकी क्या कह रहे हैं और फिर उतर रहे हैं। गाड़ी से उनको ले जाया जा रहा है। उतारते हुए इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल से लाया गया है। 2 बजे निकले थे। इरफान भाई क्या हो गया? इरफान भाई क्या हो गया? ये आदमी नहीं है, जानवर हैं हम, बस याद रखना ये बात। ये अपने मकसद में कामयाब है ना, आदमी को पेशाब करने दे रहे ना कुछ करने दे। इरफान सोलंकी एक बार फिर से वही बात को दोहराते हुए, देखिए सुरक्षा, भारी सुरक्षा घेरे में उनको ऊपर ले जाया जा रहा है और कह रहे हैं कि देखिए फिर चीज़ कह रहे हैं
ऊपर ले जा रहे हैं। और इरफान सोलंकी की आज पेशी है आगजनी वाले मामले में। आज पीड़िता की गवाही होनी है नज़ीर फातिमा की। 7 नवंबर को घटना हुई थी, 8 तारीख को FIR हुई थी और उसके बाद भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच महाराजगंज जेल से आज फिर लाया गया है और आज गवाही होनी है। हालांकि जो वकील हैं बार एसोसिएशन के, लॉयर्स एसोसिएशन के, वो जिला जज से रार के चलते आज संपूर्ण बहिष्कार कर रहे हैं कार्य का, लेकिन ADJ 11 में उनको पेश किया जाएगा। फिलहाल महाराजगंज जेल से कानपुर कोर्ट इरफान सोलंकी को ले आया गया है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।